बच्चों, अभी तक के अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तु की कीमत का उसकी मांग पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि वस्तु की मांग और कीमत में क्या संबंध है। इनमें पूर्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि वस्तु की कीमत को प्रभावित कर देता है। कुल मिलाकर वस्तु की मांग, पूर्ति, कीमत, ये सारे तत्व कहीं ना कहीं वस्तु की लागत से भी प्रभावित होते हैं। आज के अध्याय में हम वस्तु की लागत की अवधारणाओं, इसके आगम यानी कि उत्पाद से होने वाली आय की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है लागत की अवधारणा। लागत की जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात निकल कर आती है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने, उसको बनाने में कितनी लागत आई। किसी भी वस्तु की कीमत इस बात पे डिपेंड करती है कि वास्तव में उस वस्तु को बनाने में लागत कितनी आई। क्योंकि जब हम किसी वस्तु का कीमत निर्धारित करते हैं तो उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, उस वस्तु की लागत प्लस उस पे हमको जो प्रॉफिट लेना है। इन दोनों को जोड़ के हम उस वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं। तो क्या है लागत, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम किसी वस्तु की लागत, इन सभी प्रश्नों को हम इस अध्याय में जानेंगे। पिछले अध्याय में भी हमने देखा कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के कई साधनों का सहयोग लेते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो हम उत्पादन के 5 साधनों के बारे में जानते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, जिसका संक्षिप्त में हमने पिछले अध्याय में भी अध्ययन किया था। यहाँ हम देखते हैं कि वास्तव में इन 5 साधनों को भुगतान किस आधार पर किया जाता है। भूमि जिस व्यक्ति से हम लेते हैं, जो भूमि का स्वामी होता है, वो व्यक्ति कहलाता है भूमिपति। पूंजी हम जिस व्यक्ति से लेते हैं, यानी कि पूंजी का जो स्वामी होता है, वो कहलाता है पूंजीपति। श्रमिक जिनसे हम श्रम लेते हैं, जो हमारा काम करते हैं, वे कहलाते हैं श्रमिक। एक इस पूरे उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें संगठन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। संगठन एक ऐसा संघ, एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो उत्पादन के प्रारंभ से लेकर अंत तक सहयोग देते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि समस्त प्रबंधकीय कार्य वे करते हैं। तो वे जो लोग होते हैं उन्हें हम संगठनकर्ता कह सकते हैं। और 5वां जो इसका साधन है, यानी कि साहसी, जिसने साहस वहन किया है कि इन सभी साधनों को समायोजित करके कुछ उत्पादन किया जाए। अब इनको हम भुगतान किस प्रकार करते हैं कि जो भूमिपति होता है उसे हम देते हैं लगान। उसे हम जिस राशि का भुगतान करते हैं, यानी भूमि का जो किराया होता है उसका हम भुगतान करते हैं, जिसे हम कहते हैं लगान। पूंजी जिससे हम प्राप्त करते हैं, यानी कि पूंजीपति से हम जब पूंजी प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में हम जो उसको मूल्य देते हैं पूंजी के प्राप्त करने के बदले, वो है ब्याज। श्रमिकों को हम उनके श्रम के बदले में देते हैं मजदूरी। संगठनकर्ताओं को हम वेतन देते हैं और अंत में जो भाग बच जाता है वो होता है साहसी का। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, इसी कारण इसे साहसी कहते हैं। वो साहस रखता है कि अगर हानि भी हो गई तो वो वहन करेगा। यानी कि ये जो लगान है, ब्याज है, मजदूरी है, वेतन है और साथ में हम इसमें साहसी का लाभ भी शामिल कर लें, तो ये जो 5 मूल्य जो निकल कर आते हैं, जो 5 व्यय हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार के जो व्यय होते हैं उत्पादन में, वो कुल मिलाकर लागत कहलाते हैं। इन 5 में जो 5वीं अवधारणा है साहसी की, वो एक नवीन अवधारणा है। नवीन अर्थशास्त्री मानते हैं कि उसे भी लागत में क्यों शामिल नहीं किया जाए। भाई, अगर साहसी को लाभ नहीं होगा, हमेशा उसको हानि होते रहेगी, तो वो उत्पादन क्यों करेगा।
वो इन चारों इकाइयों को समायोजित करके अपना समय क्यों खराब करेगा, क्यों इतनी मेहनत करेगा? तो कहीं ना कहीं साहसी को होने वाला लाभ, उन्होंने उसे सामान्य लाभ का दर्जा दिया है और उसको भी लागतों में शामिल किया है। अब इस पूरी अवधारणा को और अधिक अच्छे से समझने के लिए आइए हम देखते हैं प्रोफेसर बेन की एक परिभाषा। प्रोफेसर जे.एस. बेन के अनुसार किसी उत्पत्ति के उत्पादन लागत उसे उत्पादित करने के लिए उत्पत्ति के सेवाओं का क्रय मूल्य का योग होता है तथा यह उत्पादन को प्राप्त करने के लिए फर्म द्वारा किए गए कुल मौद्रिक त्याग के बराबर होता है। उमक्रीट, हंट एवं किंटर के अनुसार उत्पादन लागत में वे सभी भुगतान शामिल हैं जो कि दूसरों को उनकी वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग के बदले में दिया जाता है। इसमें मूल्यह्रास और प्रचलन भी सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें स्वामी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुमानित मजदूरी तथा उनके द्वारा दी गई पूंजी एवं भूमि के पुरस्कार भी सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोफेसर बेन की इस परिभाषा में भी उन्होंने इस पूरी लागत को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने भी यही माना है कि एक इकाई को बनाने में कितनी लागत आती है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लागत की अवधारणा के अंतर्गत। वैसे ही अगर हम प्रोफेसर उग्रीट की परिभाषा देखें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसी व्यय को उस वस्तु की लागत निर्धारण का आधार माना है। अब ये जो लागतें होती हैं इनको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार हम इन लागतों का अलग अलग वर्गीकरण करके फिर हम इनका अध्ययन करेंगे। तो इन लागतों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली है मौद्रिक लागत, दूसरी है वास्तविक लागत और तीसरी है अवसर लागत। मौद्रिक लागत की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुद्रा में जो हम मूल्य उत्पादन के साधनों को देते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि उत्पादन के साधनों को हम लगान देते हैं, ब्याज देते हैं, वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं और साहसी का अपना कुछ लाभ का हिस्सा होता है। इन सभी साधनों को मुद्रा के रूप में हम भुगतान करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि तभी हम उसको मौद्रिक लागत मानेंगे जब ये सारे जो साधन हैं वो स्वयं साहसी के, यानी कि जो मालिक है, स्वामी है व्यवसाय का, उसके ना हो, उसने इन सभी साधनों को किसी न किसी मूल्य पर लिया हुआ हो। इस दशा में इन साधनों को जो भुगतान किया जाता है वे सभी जो लागतें होती है वो मौद्रिक लागत के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम मौद्रिक लागतों का भी अगर विशिष्टीकरण करके उनका अध्ययन करें, उनका विश्लेषण करें, तो हम इसको भी देखते हैं कि ये भी अपने आप में 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से भाग होते हैं इसके? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य व्यय। स्पष्ट लागतों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये वे लागतें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित हैं। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, उनको जब हम क्रय करेंगे वो हमारे पास होंगी तो ही हम उसको डायरेक्ट हम उसको उपयोग में, उत्पादन में लाते हैं। जैसे कि कच्चा माल हम खरीदते हैं, सीधे उसका उपयोग करते हैं। ईंधन है, बिजली है, भूमि, भवन, जो मशीनें, ये सारी चीज़ें जो है जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ से उनको हम डायरेक्ट लगाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो उत्पादन से जो वो संबंधित होती हैं। यानी कि वास्तव में ये जो स्पष्ट लागतें होती हैं ये सारी वही लागतें होती हैं जिनको खर्च करने के लिए जो व्यापार का स्वामी है, इन साधनों का जो मालिक है, इन साधनों के जो मालिक होते हैं उनसे जो समझौता किए रहते हैं कि अगर आप हमें भूमि देंगे तो हम इतना आपको लगान देंगे, या आप पूंजी देंगे तो हम उस पर इतना प्रतिशत ब्याज देंगे, या श्रमिकों को से कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ रहता है कि हम आपको श्रम के बदले इतनी मजदूरी देंगे। कुल मिलाकर ये वही सारे व्यय होते हैं। अभी अगर हम इन जो हमारे स्पष्ट व्यय हैं उनको अगर हम उनका विश्लेषण करें तो इनके अंतर्गत भी हम 3 प्रकार के व्यय देखते हैं। ये जो स्पष्ट लागतें हैं इनमें उत्पादन व्यय या उत्पादन लागत, विक्रय लागत और अन्य लागतों को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम उत्पादन लागत की बात करें तो जैसा भी हमने देखा कि
जो प्रत्यक्ष लागतें होती है, जैसे जो मशीनें होती हैं, मशीनों को खरीदने पर, मशीनों को लगाने में हम जो व्यय करते हैं, ये सारे उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण होती हैं। कच्चे माल को हम खरीदते हैं, ये सारे जो व्यय होते हैं वो उत्पादन से संबंधित होते हैं। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो विक्रय लागत, यानी कि उत्पादन तो हमने कर लिया, अब उस बनी हुई वस्तु को, उस उत्पादित वस्तु को हमको मार्केट तक ले जाना है और हमको उसको बेचना भी है, तभी हमको उस पर कुछ लाभ होगा, उत्पादन का कुछ महत्व होगा। तो जब वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए एक प्रतिस्पर्धा का सामना जो उत्पादक को करना पड़ता है, वहाँ पर उत्पादक विज्ञापन का सहारा लेता है या विपणन यानी मार्केटिंग का सहारा लेता है। तो विज्ञापन पर जो व्यय होते हैं वो ऐसे व्यय होते हैं जो एक बार अगर उत्पादक कर देता है तो उसका लाभ जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ पर विज्ञापन या विपणन में विज्ञापन के व्यय या विपणन करने के लिए एजेंट को जो व्यय किए जाते हैं, कमीशन जो दिया जाता है, वो सारे व्यय जो होते हैं वो यहाँ पर विक्रय के व्यय के अंतर्गत आते हैं। तीसरे अगर हम इसके व्यय की बात करें तो अन्य लागतें भी आती हैं बहुत सारी, जैसे सुरक्षा के दृष्टि से हम बीमा करवाते हैं, जो मशीनें होती हैं भविष्य में उनमें टूट फूट होती है तो मूल्यह्रास के लिए हम एक अलग से कोष बनाते हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे व्यय होते हैं जिन्हें हम अन्य लागतों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि मौद्रिक लागत जो है वो वास्तव में जो हमने 3 प्रकार की लागतें देखी, वास्तविक और अवसर लागत, इनमें एक महत्वपूर्ण लागत है क्योंकि ओवरऑल यही उत्पादन से संबंधित है और यही एक वस्तु को बाजार तक ले जाने में खर्च की जाती है। दूसरी अगर हम अस्पष्ट लागतों की बात करें तो इन अस्पष्ट लागतों में बहुत सारे ऐसे व्यय आ जाते हैं जो निरंतर काम आते रहते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में, चाहे उत्पादन में कमी हो, वृद्धि हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, कोई पैमाने में परिवर्तन किया जाए, लेकिन इन अस्पष्ट जो लागतें होती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे भवन जो है वो उतना ही रहेगा, वही रहेगा, बिजली जो है, ईंधन का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, इन सब जो मूल्यह्रास है, मशीनों की जो मरम्मत है, इस तरह के जो व्यय होते हैं वो इन लागतों में आते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ सामान्य व्यय, यानी कि पूरे व्यवसाय को चलाने के लिए जो छोटे मोटे प्रबंधकीय व्यय हैं, सामान्य व्यय हैं, वे सारे व्यय इसके अंतर्गत आते हैं। तो मौद्रिक लागत को कुल मिलाकर हम इन सभी भागों में बांट सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर वास्तविक लागत की, तो वास्तविक लागत जो है ये अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक धारणा है। यानी वास्तविक लागत के बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वो सिर्फ उस कार्य को करने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने पास से वो जो मुद्रा है उसको लगाता है, पैसा लगाता है, बल्कि वो कई मानसिक और शारीरिक कष्टों का वहन करता है, ऐसा मानना है इस अवधारणा को विकसित करने वाले अर्थशास्त्रियों का। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक व्यय वाली, वास्तविक लागत वाली जो अवधारणा है वो एक नवीन अवधारणा है। वास्तविक लागत कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि कष्ट, प्रयत्न और त्याग का परिणाम है। कष्ट यानी कि उस कार्य को करने के लिए श्रमिक को श्रम करने में जो कष्ट सहन करना पड़ा, या हम कह सकते हैं कि पूंजीपति ने अपनी पूंजी हमको दी है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ऐसे नहीं कि उसने हमें पैसा दिया, उस पैसे को संचित करने के लिए, जमा करने के लिए उसने अपने कितने सारे व्ययों को रोका होगा, अपने कितने सारे खर्च को उसने स्थगित किया होगा। भाई वो उस पैसे को अपने लिए भी तो यूज़ कर सकता था, अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कष्ट सहा, त्याग किया और वो पैसा आपको दे दिया। तो जाहिर सी बात है उसके बदले में वो कुछ ना कुछ मूल्य आपसे लेगा। उसी मूल्य को हम पूंजीपति को ब्याज के रूप में देते हैं। ऐसा मानना है वास्तविक लागत की अवधारणा को विकसित करने वाले अर्थशास्त्रियों का। एक्चुअली जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे वो इस वास्तविक लागत को सामाजिक लागत का भी नाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, कष्ट या त्याग,
ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक अवधारणा को भी विकसित करते हैं। अगर हम एक उदाहरण देखें कि एक कुर्सी बनाने के लिए हम एक कुर्सी बनाने वाले को, फर्नीचर बनाने वाले को हमने कुछ सामान दिया, सारी लकड़ी वगैरह हमने उसको दे दी और 500 रुपये उसकी मजदूरी है, हम उसे 500 रुपये देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि 500 रुपये में सिर्फ उसने लकड़ी को ठोका पीटा और जोड़ के एक चेयर बना के दे दी। उस कुर्सी को बनाने में उसको बहुत सारे अपने काम को रोककर, अपने समय का प्रयोग वो अपने लिए ना करके उसने हमारे लिए उस समय का प्रयोग किया। अपने बहुत सारी आवश्यकताओं को उसने सीमित किया, बहुत सारे काम को रोका और उस समय को उसने आपको दिया। तो कहीं ना कहीं उसने समय का त्याग किया, उसने श्रम किया, शरीर से उसने परिश्रम किया। इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने 500 रुपये उसको भुगतान किया, कहीं ना कहीं उसने वहाँ पर कोई प्रयत्न किया, कष्ट किया या किसी चीज़ का त्याग किया, इसलिए हमने उसको वो धनराशि दी है। अगर मार्शल की परिभाषा देखें हम इस पूरी अवधारणा को और अधिक विकसित स्पष्ट करने के लिए, आइए देखते हैं मार्शल ने क्या कहा है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न करने होते हैं तथा वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली पूंजी को बचाने के लिए जो संयम युक्त प्रतीक्षा करनी होती है, ये सब बातें मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत के ही अंग होते हैं। मार्शल ने भी ये माना है कि प्रत्येक साधन का, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, तो मार्शल का भी ये मानना है कि प्रत्येक साधन के जो स्वामी हैं उनको उनका जो इनाम है, उन्होंने अपने साधन को आपको प्रयोग करने के लिए दिया, तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य उन्हें वास्तविक लागत के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं वास्तविक लागत की इस अवधारणा की आलोचना की। तो सबसे पहली आलोचना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वास्तव में ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कष्ट, प्रयत्न या त्याग, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मेजरमेंट नहीं है, जिनको हम माप नहीं सकते। एक तो पहली बात। दूसरी बात कि हर वस्तु का त्याग करने में हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कष्ट होता है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? जैसे जिस व्यक्ति के पास बहुत धनराशि है, करोड़ों का जो स्वामी है, वो अगर 200-400 रुपये अगर खर्च कर देता है तो वो उसके लिए कष्ट या त्याग नहीं कहलाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की दैनिक मजदूरी ही 300 रुपये है और अगर वो 200 रुपये खर्च कर दे तो उसका जो त्याग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कैसे इसकी कैलकुलेशन करें? एक तो ये बात है। दूसरी एक और बात होती है कि ये प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों के लिए, मतलब अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप से दिखाई देती है हमको। जैसे अगर हम बात करें कि शिक्षक को वो जो टीचिंग करता है उसके बदले में जो धनराशि मिलती है, नहीं उसको जो अपनी सैलरी मिलती है, वो हम ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत कष्ट किया, उसने बहुत त्याग किया, उसका वो परिणाम उसे मिलना। क्योंकि एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान आनंद आता है, अच्छा लगता है उसे पढ़ाना, क्योंकि उसकी हॉबी थी, वो उस कार्य को करना चाहता था, इसलिए वो इस फील्ड में गया। दूसरी बात, अगर संगीतकार है, कोई स्टेज शो करता है, स्टेज शो के बदले वो पैसे लेता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने स्टेज शो करने के लिए, गाना गाने के लिए बहुत कष्ट सहन किया, बहुत दुख हुआ, उसको बहुत त्याग किया। वो उस समय में अपने घर में बैठ के गाना गा सकता था, खुद सुन सकता था। तो ये कुछ अटपटी सी अवधारणा, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैसे इसका लागत में इसको कैसे जोड़ा जाए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस्य वाली बात लगती है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि अव्यवहारिक भी लगती है। यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा त्याग किया गया उसका मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और कम त्याग, कम कष्ट किया गया तो मूल्य उसका कम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम एक उदाहरण देखते हैं कि रिक्शा चलाने वाला जो व्यक्ति है वो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो वो दिन भर में 100 से 200 या 300 रुपये जो है वो उसकी दैनिक मजदूरी हो सकती है। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई मैनेजर है किसी बैंक का, वो अपनी जो भी वो सेवा देता है बैंक में, अपनी 6 से 7 घंटे की सेवा में प्रतिदिन की उसकी जो आय है वो 1000 से 2000 या 3000 से भी ज़्यादा हो सकती है।
कष्ट किसने सहा दोनों में से? उस रिक्शा चलाने वाले से, लेकिन आय किसकी ज़्यादा हुई? उस बैंक मैनेजर की। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ, बहुत त्याग किया, उसकी लागत ज़्यादा, उसको आय ज़्यादा दी जाए, और जिसने कम कष्ट सहा उसको कम मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अवधारणा भी थोड़ी सी अटपटी सी लगती है। अब आइए देखते हैं अवसर लागत। अवसर लागत की ये जो अवधारणा है, इसको हम और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे वैकल्पिक लागत या विस्थापित लागत या हस्तांतरण लागत भी हम इसको कहते हैं। अवसर यानी कि एक अवसर को छोड़ के दूसरे अवसर का चयन करना। एक मजदूर को अगर वो ईंट भट्ठे में काम करता है तो उसको प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी मिलती है। अब वो इस काम को छोड़कर खदान में काम करने जाना चाहता है, या कोई उसको बुलाता है कि वो खदान में आकर काम करे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, वो अपेक्षा करेगा कि यहाँ पर अगर उसको 300 रुपये दैनिक मजदूरी मिल रही थी तो कम से कम उतना ही उसको खदान में काम करने पे मिले, या उससे ज़्यादा मिले लेकिन कम ना मिले। कहीं ना कहीं अवसर लागत की अवधारणा यही कहती है कि एक श्रमिक के पास या किसी भी व्यक्ति के पास काम करने के जितने अवसर होते हैं, उन सभी अवसरों में वो अपनी उपार्जन की समानता देखता है, यानी कि आय जो हो उसको समान मिले, या फिर एक से दूसरे में कुछ ज़्यादा मिले लेकिन कम ना मिले। तो अवसर लागत का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने, अगर हम प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा देखें तो प्रोफेसर बेनहम का कहना है, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो कोई इकाई विशेष उत्पादन की कोई एक इकाई के किसी सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पादन के किसी साधन की इकाई को एक उद्योग में बनाए रखने के लिए जो मूल्य देना आवश्यक होता है, उसी मूल्य को उस साधन का हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। तो प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा में हमने देखा कि उन्होंने भी माना है कि एक इकाई के उत्पादन के आधार पर जो लागत आती है या श्रमिकों को जो भुगतान किया जाता है, वो उसकी अवसर लागत के समरूप हो, यानी कि अगर वो और कहीं काम करता तो कम से कम उसको उतना ही मिलता। वैसे ही श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी कहा कि अपने उत्पादन में, यानी कि अपने जहाँ पर आप उस श्रमिक से काम करवा रहे हैं वहाँ पर उसको बनाए रखने के लिए कम से कम आपको उसको उतनी मजदूरी तो ज़रूर देनी पड़ेगी जितनी उसको अगर वो छोड़ के जाएगा तो दूसरी जगह मिल जाएगी। क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी एक मानसिक स्थिति ऐसी बनी हुई होती है, हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अभी आज उसकी जो पोजीशन है कल वो उससे अच्छी स्थिति में रहे। अगर आज वो 300 रुपये दैनिक मजदूरी ले रहा है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो अपने व्यवसाय में उसको स्थायित्व देने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको उसकी अवसर लागत का आकलन करते रहना होगा कि अगर ये व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है तो इसकी सैलरी क्या होगी, तो कम से कम उतनी लागत, उतना आय उसको आपको देना होगा। तो अवसर लागत की धारणा है जो कि कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिस पर अवसर लागत की धारणा आधारित है? सबसे पहली बात तो यह है कि साधन जो है वो सीमित है। हमने देखा कि उत्पादन के भी जो साधन हैं वो सीमित है। भूमि की बात करें तो भूमि बहुत सीमित है। श्रमिक भी, अगर हम योग्य और कुशल श्रमिकों की बात करें तो वो भी सीमित है। पूंजी भी कम है हमको, इसीलिए तो हमको ब्याज पे पूंजी लेनी पड़ती है। तो सारे साधन सीमित हैं। अब अगर किसी साधन का आपको अपने व्यवसाय में प्रयोग करना है तो आपको उनको अवसर लागत, यानी कि वास्तव में उनका जो मूल्य बनता है उनको देना चाहिए, वो तो देना ही होगा। दूसरी बात कि वैकल्पिक भी होते हैं साधन, जो होते हैं बहुत सारे वैकल्पिक साधन भी होते हैं। जैसे भूमि है तो हमारे पास काफ़ी विकल्प होंगे, पूंजी चाहिए तो हमारे पास बहुत से विकल्प होंगे कि हम कहाँ से, जैसे अगर लोन की बात आती है तो हम कौन से बैंक से लोन ले या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से ले, ये हमारे अब खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो श्रेष्ठ विकल्प का हमको चयन करना चाहिए, ये भी इसकी एक अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है। उसके बाद है कि सही साधन का चयन करना चाहिए। जैसे अगर हम श्रमिकों का या संगठनकर्ता में से प्रबंधकों का
क्लर्क का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पूरे व्यवसाय में अगर हम काम करने वालों का किसी का चयन करते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम मूल्य तो उनको प्रदान कर रहे हैं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन का हम चयन करें। वैसे ही ये जैसे हमने पहले भी देखा कि इसके सबसे महत्वपूर्ण मान्यता तो यह है कि साधन को जो है उनके अवसर लागत के बराबर मूल्य देना ही चाहिए। ये भी उसकी अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है। आइए एक टेबल और रेखा चित्र के द्वारा इस अवसर लागत को हम और अच्छे से समझने का प्रयास करें। अवसर लागत की धारणा में अगर यह मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुएं X और Y का उत्पादन किया जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एवं प्रतियोगिता की स्थिति है। इसके आधार पर अगर हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि OX अक्ष पर OM मात्रा का तथा OY अक्ष पर OP मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार N1 बिंदु यानी कि N1 बिंदु बताता है कि इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था में OM1 मात्रा में X वस्तु का और OP1 मात्रा में Y वस्तु का उत्पादन किया गया है। अब जैसे कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था N से N1 बिंदु की ओर जा रही है। इसका अर्थ यह है कि X वस्तु की M1 अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए हम Y वस्तु की P1 मात्रा का त्याग करेंगे, यानी कि X वस्तु की M1 अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत Y वस्तु की P1 मात्रा है जिसका कि परित्याग कर दिया गया है। इसलिए X वस्तु की M1 अतिरिक्त मात्रा का मूल्य कम से कम Y वस्तु की P1 मात्रा के मूल्य के बराबर तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो साधनों का प्रयोग X वस्तु के उत्पादन से Y वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरित हो जाएगा, यानी कि X वस्तु का उत्पादन न करके वो Y वस्तु का उत्पादन करने में साधनों को लगा देगा। ये पूरा ग्राफ ये बताता है कि इसमें AB जो उत्पादन संभावना रेखा है वो X तथा Y वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनमें कि अर्थव्यवस्था में प्राप्त साधनों को उत्पादित किया जा सकता है।